हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक लर्निंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत वेलकम है। सो स्टूडेंट्स, आज मैं वही सेम टॉपिक के साथ माइक्रो के कुछ और कंसेप्ट्स लेके आई हूँ आपके सामने। मैक्रो के कंसेप्ट्स जो कि मैं आपको ऐसे ही अपनी हर एक वीडियो में बिल्कुल क्लियर डेफिनेशंस के साथ, उनके डिफरेंसेस के साथ बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस कंसेप्ट की आज हम बात करेंगे वो हमारा कंसेप्ट रहेगा कंसेप्ट ऑफ ग्रोस इन्वेस्टमेंट। बेसिकली स्टूडेंट्स, ग्रोस इन्वेस्टमेंट होती क्या है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वेल स्टूडेंट्स, हमारे पास ना इन्वेस्टमेंट टू टाइप की होती है। एक होती है हमारे पास ग्रोस इन्वेस्टमेंट और दूसरी इन्वेस्टमेंट होगी हमारी नेट इन्वेस्टमेंट। अब ये दोनों होती क्या है, जब हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे ऑन दैट टाइम हमें इन दोनों ग्रोस को नेट में या नेट को ग्रोस में कन्वर्ट करना होगा। वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है जब हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोस इन्वेस्टमेंट होती क्या है। जो हमारी ग्रोस इन्वेस्टमेंट होती है वो ऑलवेज हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है कैपिटल गुड्स का, कि हमारी कि एक अकाउंटिंग पीरियड में, एन अकाउंटिंग पीरियड, कि हमारे पास पूरा साल हमने कितने की कैपिटल गुड्स अपने बिजनेस के अंदर लगाई हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो उसमें हम उसको बोलते हैं हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट। और ग्रोस इन्वेस्टमेंट जो हमारी होती है उसके अंदर हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो भी इंक्लूड होता है। जो भी हमने कैपिटल गुड्स बोलो या फिक्स्ड एसेट बोलो, उनके ऊपर जो भी हमने डेप्रिसिएशन लगाया है वो सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। और स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होता है, कैपिटल गुड्स जो यूज़ की जाती हैं फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल। ये भी हमारे पास रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल का मतलब होता है हमारे पास डेप्रिसिएशन। जो हमने डेप्रिसिएशन लगाया अपने फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर या कैपिटल गुड्स के ऊपर वो भी इंक्लूड होता है हमारी ग्रोस इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं अब हमारी नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, जो हमारी नेट इन्वेस्टमेंट होती है, नेट इन्वेस्टमेंट में कभी भी हमारा डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है। नेट निकालने के लिए हम हमेशा ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, देन हमारा क्या निकलता है, नेट इन्वेस्टमेंट निकलता है। क्लियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम चलेंगे कि नेट इन्वेस्टमेंट का क्या महत्व क्या है। ग्रोस इन्वेस्टमेंट जो होती है वो हमारे टोटल प्रोडक्शन को दिखाती है कि एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमने कितनी कैपिटल गुड्स परचेज किया और उस कैपिटल गुड्स के थ्रू हमने कितना टोटल प्रोडक्शन किया है। तो ये कैपिटल गुड्स जितनी हमारी बढ़ती है प्लस उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगा है, ये दोनों चीजें इंक्लूड होती है इसमें। ये हमारा ग्रोस इन्वेस्टमेंट बताता है। वेयर एज अगर हम बात करें नेट इन्वेस्टमेंट की, तो नेट इन्वेस्टमेंट जो यूज होता है वो हमेशा रेजेज इन स्टॉक कैपिटल, वो हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल को बढ़ाता है। एम आई क्लियर स्टूडेंट? दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये हमारा टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स होता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट, की हमारा टोटल, कि हमने कितनी इस बार बिजनेस में अकाउंटिंग पीरियड में, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमने कितनी कैपिटल गुड्स को इंक्लूड किया है अपने बिजनेस के अंदर, जिससे हमारी जो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन है वो कितना बड़ा है। और ये हमारा हमेशा बताता है नेट इन्वेस्टमेंट स्टॉक ऑफ कैपिटल को, कि हमारा कैपिटल का स्टॉक कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अब कैपिटल का स्टॉक, जितनी ज्यादा आपके पास मशीनरीज होंगी, हायर स्टॉक ऑलवेज क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ लेबर राइजेस। जितने ज्यादा आपके पास मशीनरीज होंगी उतना ही ज्यादा आप लेबर लगाकर, जितनी आपके पास फिक्स्ड एसेट है उतना ही ज्यादा आप लेबर लगाकर वेरिएबल फैक्टर को यूज करके अपना प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। आपकी जो लेबर की एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगी और उससे क्या होगा, आपके बिजनेस को बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स होंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। जितनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी अपनी कंट्री के अंदर, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, इट विल ऑल्सो इंक्रीज द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारी कंट्री के अंदर जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारी कंट्री के अंदर ही तैयार किए जाते हैं वो बढ़ जाएंगे। एम आई क्लियर स्टूडेंट? ग्रोस इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन यूज की जाती है जब ग्रोस इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारे पास इंक्लूड होता है कि हमने टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड, की हमारी कितना टोटल प्रोडक्शन होता है हमारी कैपिटल गुड से अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, और उसमें हमारे पास डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग होता है। वेयर एज अगर हम बात करें नेट इन्वेस्टमेंट की, तो नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करते। ये सिर्फ स्टॉक ऑफ कैपिटल हमारी फिक्स्ड एसेट की मात्रा को बढ़ाता है। फिक्स्ड एसेट जितनी ज्यादा हमारे बिजनेस में होगी, हमारी लेबर की एफिशिएंसी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारे पास मशीन्स होंगी, उतनी ज्यादा लेबर को हम वर्क दे सकते हैं। वर्क देंगे तो उतना ही ज्यादा हम अपनी कंट्री के लिए जीडीपी का प्रोडक्शन। नेट इन्वेस्टमेंट की, तो उसमें स्टॉक ऑफ कैपिटल होता है हमारा। जो हमारी ग्रोस इन्वेस्टमेंट होती है वो कभी भी एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं दिखाती है अपनी इन्वेस्टमेंट की। सपोज की जैसे लेट वी टेक अ एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास
इस साल की जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट थी वो 25,000 की थी, ठीक है। हमने एक न्यू मशीनरी अपने बिजनेस में ऐड ऑन की। उसके साथ क्या हुआ कि उस मशीनरी के ऊपर कुछ कॉस्ट, मतलब कुछ हमने डेप्रिसिएशन पे किया, बट ग्रोस इन्वेस्टमेंट के अंदर कभी भी हम डेप्रिसिएशन को डिडक्ट नहीं करते हैं। वो हमारी एक्चुअल वैल्यू उस मशीनरी की 25,000 नहीं दिखाएगा। वेयरएज अगर हम बात करें नेट इन्वेस्टमेंट, अगर हमारी मशीनरी कोई 25,000 की थी तो उसमें उसके ऊपर हमने 5,000 का डेप्रिसिएशन पे किया, तो वो जो हमारी नेट इन्वेस्टमेंट है वो उस मशीनरी की वैल्यू को 20,000 दिखाएगा इंस्टेड ऑफ 25,000। क्लियर? तो नेट इन्वेस्टमेंट ऑलवेज बिजनेस की ट्रू एंड एक्यूरेट पिक्चर को शो करता है। बट अगर बात करें हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की, तो वो कभी भी हमारी अकाउंटिंग ईयर में जो भी हमारे एक्सपेंसेस हुए उसकी ट्रू एंड क्लियर पिक्चर को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करता। अब उसके बाद हम इन्हीं में डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रोस में से हम डेप्रिसिएशन को, ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से हम डेप्रिसिएशन को जब माइनस करते हैं तो वो हमारी क्या निकल जाती है, नेट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम अपनी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्लियर? अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन क्लास +1 में भी आपने स्टूडेंट्स जो हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो सब पढ़ा होगा, उन्होंने डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ चुके होंगे। तो हम डेप्रिसिएशन को डिफाइन करते हैं, इट रेफर टू द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। हम जो भी फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर कोई भी किसी तरह से कोई कंजम्पशन करते हैं, मान लो हमारी कोई मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आ गई है या वो टूट फूट गई है, कोई उसका नॉर्मल वियर एंड टेयर, हम उसको रूटीन यूज़ में जो भी अपनी मशीनरी को यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम आई है, तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। एक्सीडेंटल डैमेज, मतलब वर्कर्स काम कर रहे थे उस टाइम पर कुछ है उसमें कोई फायर हो गई या कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम अकर हो गई एकदम से, तो वो हमारे पार्ट होते हैं डेप्रिसिएशन के। अब डेप्रिसिएशन जो होता है हमारे पास दो तरह का होता है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस भी होता है और इसमें अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस भी होता है, जिसको हम आगे क्लियर करेंगे। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस बेसिकली हम बोल सकते हैं जैसे चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से जो होता है। हम डेप्रिसिएशन के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि डेप्रिसिएशन हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक होती है हमारी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और एक होती है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। इसमें अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है हमारा फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, जब किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू गिर चुकी हो, लेकिन वो गिरी किस वजह से है। एक्सपेक्टेड में चेंज इन टेक्नोलॉजी, मतलब जिस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अब प्रोडक्शन जो है हमारा प्रोडक्शन करने का मेथड है वो बिल्कुल ओल्ड हो चुका है, वो हमारी टेक्निक बिल्कुल पुरानी हो चुकी है। डिमांड है वो न्यू टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स की है, जो प्रोडक्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी से प्रिपेयर किए जाते हैं, न्यू मशीनरी न्यू टेक्नोलॉजी से। दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, कि जब भी किसी भी चीज़ में जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट में चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से या फिर चेंज इन मार्केट डिमांड की वजह से जो भी हम बदलाव करते हैं अपनी मशीनरी के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अब हम बात करते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस स्टूडेंट्स हमारा रहेगा चेंज इन फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। हमारी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी तो इसमें भी आती है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। हमारी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी तो आई है, बट यहाँ पर कमी कोई चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं आई है। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम हमें आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, नेचुरल क्लाइमेट या फिर इकोनॉमिकल रिसेशन की वजह से। मतलब कोई इकोनॉमिकली कोई मंदी आ चुकी है या फिर कुछ ऐसा क्लाइमेट चेंज हुआ या कुछ ऐसा बाढ़ भूकंप या कुछ भी ऐसा आता है जिसकी वजह से क्या हो गया है, हमारी जो मशीनरी होती है वो बिल्कुल डैमेज हो गई है और वो बिल्कुल एबल नहीं है कि वो आगे कुछ प्रोडक्शन कर सके, तो उसको बोला जाता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस ऑलवेज एक पार्ट होता है डेप्रिसिएशन का। एम आई क्लियर स्टूडेंट? तो इसको हम कवर करते हैं। मान लो कुछ चेंज इन टेक्नोलॉजी में कुछ बदलाव आया, अब हमें सेम अपना क्या करना है, प्रोडक्शन तो करना है, बट प्रोडक्शन के लिए हमें एक न्यू मशीनरी चाहिए, तो वो चीज़ हम कहाँ, वो हमारे पार्ट होगा किसका, डेप्रिसिएशन का ऑलवेज एक पार्ट रहेगा और उसको ऑलवेज हम कवर अप करते हैं कहाँ से, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड।
हर कंपनी जो होती है ना वो अपना एक मतलब सेपरेट अकाउंट बनाती है, मशीनरी अकाउंट। उसमें जो भी अमाउंट वो डिपॉजिट करती है वो हमारा जो डेप्रिसिएशन लगता है मशीनरीज के ऊपर वो वहीं से कवर किया जाता है। मान लो एक मशीनरी थी, वो 5 साल से मतलब क्या उसी से प्रोडक्शन किया जा रहा था, और मशीन जब से हमारा ये फर्म स्टार्ट हुई 5 साल पहले से उसने अपना एक डेप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट बनाया। आज वो मशीनरी बिल्कुल पुरानी हो चुकी है, तो सो दैट हम उस मशीनरी का जो भी खर्चा वगैरह वो अपने डेप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट में, या जो भी उस पर पास्ट 5 ईयर में डेप्रिसिएशन लगे हैं वो भी हम वहाँ से कवर करेंगे। और जो हम न्यू मशीनरी या जो भी हम उसमें चेंजेस करवाना चाहते हैं ताकि जो हमारा प्रोडक्शन है वो बिल्कुल नए तरीके से हो, तो भी वो चीज़ें हम सारी की सारी डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में से ऑलवेज क्लियर करते हैं। ये फुलफिल करता है द नीड्स फॉर रिप्लेसमेंट, हमारे डेप्रिसिएशन की जितनी भी ज़रूरतें होती हैं उनको ये कवर अप करता है। और अगर हम बात करें अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की, ये कैपिटल लॉस होता है। मान लो हमारी मशीनरी जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, तो ये हमारा कैपिटल लॉस, मतलब हमारी मान लो 5 लाख की मशीनरी थी, कोई नेचुरल क्लाइमेट, बाढ़ भूकंप कुछ भी आया ऐसा, उसकी वजह से हमारी मशीनरी फुली डैमेज हो गई, तो ये हमारा कैपिटल लॉस होगा। इसको हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में से कभी भी कवर अप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जो होता है वो मैनेज किया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से। वेयर एज अगर हम बात करें अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, इसको कभी भी कवर अप नहीं किया जा सकता डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन जो है ये कई बार पेपर में 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपसे, तो आप इसको प्रिपेयर कर लेना उसी के अकॉर्डिंग। और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड भी आपसे 1 या 3 मार्क्स पे पूछ सकता है एग्जामिनर। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का एक और नेम होता है जिसको हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। वेयर एज अगर हम बात करें अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, तो इसका जो दूसरा नेम है वो है हमारा कैपिटल लॉस। ये भी आपके पास डिफरेंस में आ सकता है ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड कैपिटल लॉस दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, हमने किसी फिक्स्ड कैपिटल को यूज़ किया। कंजम्पशन कौन करता है ऑलवेज फिक्स्ड कैपिटल की? एक प्रोड्यूसर करता है किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन। एक जो मशीनरी है वो कॉन्टिन्यूसली हम उसको यूज़ करते जा रहे हैं, और उससे क्या हुआ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, उसमें क्या हो गया, कोई भी नॉर्मल वियर एंड टीयर में हमारी मशीनरी ख़राब हो गई है या फिर कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो गई है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ये हम क्लियर कर चुके हैं। इसी को बोला जाता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की। जैसे प्रोडक्शन करते करते हमारी मशीनरी में कुछ भी कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोला जाता है। और अगर मशीनरी कोई नेचुरल क्लाइमेट या इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ख़राब हो गई है, डैमेज हो गई है, तो उसको एक कैपिटल लॉस लिया जाता है कि उसकी अब कोई वैल्यू नहीं है, वो बिल्कुल ज़ीरो के इक्वल हो गई है। और अगर हम बात करें कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऑलवेज कहाँ से कवर किया जाता है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में से। और अगर हम बात करते हैं कैपिटल लॉस, तो कैपिटल लॉस को मैनेज किया जाता है थ्रू इंश्योरेंस, कभी भी रिजर्व फंड में से उसको कभी भी कवर अप नहीं किया जाता। एम आई क्लियर स्टूडेंट? अगर आपने उस मशीनरी का, उसकी कॉस्टिंग थी 5 लाख, अगर आपने उसका इंश्योरेंस करवाया हुआ था तो शायद आपको जो भी उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग 60-70% इंश्योरेंस का क्लेम मिल सकता है। तो यहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन का टॉपिक बिल्कुल ख़त्म होता है।